आज हम लोग बात करने वाले हैं जाति विशिष्ट व्यवहार के बारे में। जाति विशिष्ट व्यवहार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीसीज, स्पेसिफिक बिहेवियर। जाति विशिष्ट व्यवहार को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक बिहेवियर। जाति विशिष्ट व्यवहार होता क्या है? जाति विशिष्ट व्यवहार जिसमें एक ही जाति को लिया जाता है। कितना जाति को लिया जाता है? एक ही जाति को लिया जाता है। और इस जाति के जो प्राणी होते हैं वे एक ही होते हैं, यानी प्राणी सभी सात प्राणी होते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही जाति के सभी प्राणी, एक ही जाति के सभी प्राणी का जो व्यवहार होता है, क्या होता है? व्यवहार या प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया। यानी किसी एक ही जाति के सभी प्राणी के व्यवहार या प्रतिक्रिया जो होती है एक ही परिस्थिति में क्या होती है? समान होती है। ठीक है। जाति विशिष्ट व्यवहार क्या होता है? तो एक ही जाति किसी, ये भी लिख देते हैं, ठीक, किसी एक ही जाति के सभी प्राणी के व्यवहार या प्रतिक्रिया एक ही परिस्थिति में क्या होता है? समान होता है। एक ही परिस्थिति में क्या होता है? समान होता है। तो उसको कहते हैं जाति विशिष्ट व्यवहार। क्या कहते हैं? जाति विशिष्ट व्यवहार। तो इसको जो है तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इस पे क्या किया? बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया। तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे कितने थे? तीन मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो पहला थे कॉनरेड लोरेंज। कौन थे? पहला कॉनरेड लोरेंज। दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन थे? निको टिनबर्गेन। तीसरा वान फ्रिक्स। तीसरा कौन थे? वान फ्रिक्स। ये पहला थे कॉनरेड लोरेंज, दूसरा निको टिनबर्गेन, तीसरा वान फ्रिक्स। इन तीनों मनोवैज्ञानिक को 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन तीनों मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था जाति विशिष्ट व्यवहार में अध्ययन करने के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इन तीनों मनोवैज्ञानिक को कॉनरेड लोरेंज, निको टिनबर्गेन और वान फ्रिक्स, इन तीनों मनोवैज्ञानिक को मिला था। ये तीनों मनोवैज्ञानिक के आधार पर जो है दो गुण होते हैं, ये जाति विशिष्ट व्यवहार के गुण, ठीक है। दो गुण होते हैं। तो पहला गुण का नाम क्या है? पहला गुण का नाम है वातावरण, यानी एनवायरमेंट, ठीक है। दूसरा गुण का क्या नाम है? एक तो हो गया वातावरण यानी एनवायरमेंट, और दूसरा आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, ठीक है। एक एनवायरमेंट, दूसरा हेरिडिटी। ये क्या है? जाति विशिष्ट जो व्यवहार है इसके दो गुण है। ये क्या है? दो गुण है। तो पहला है वातावरण और दूसरा है आनुवांशिकता। अब हम लोग बात करते हैं वातावरण।
तो वातावरण का जाति विशिष्ट व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो वातावरण जो होता है, सबसे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेंगे, जैसे जाति विशिष्ट व्यवहार जो है, जब जाति विशिष्ट व्यवहार जब किसी एक ही जाति यानी कोई विशिष्ट जाति, ठीक है, एक ही कोई विशिष्ट जाति के सभी व्यक्तियों यानी प्राणियों, ठीक है, सभी व्यक्तियों, प्राणियों, जीवों का जो व्यवहार होता है या प्रतिक्रिया होती है, अगर वो समान नहीं है तो उसको विशिष्ट जाति व्यवहार नहीं कहेंगे, उसको विशिष्ट जाति व्यवहार नहीं कहेंगे। तो उसमें नहीं कहेंगे तो उस किसके कारण हो सकता है ऐसा संभव कि नहीं कहेंगे। ठीक, अब जैसे सपोज दैट क्या करते हैं, कोई उद्दीपक होता है, क्या होता है, उद्दीपक, उद्दीपक को देखकर सभी अगर सर पे हाथ धर देते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वहां जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, वो सभी सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर वो सर पे हाथ धर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, कोई आश्चर्यजनक चीज देख के, लेकिन बाकी ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो विशिष्ट जाति व्यवहार नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सभी जितने भी जीव हैं एक ही जाति के, उन सभी का व्यवहार या प्रतिक्रिया अगर समान होता है तो विशिष्ट जाति व्यवहार कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक चूहा, एक बिल्ली, बिल्ली चूहा को देखकर क्या करेगी, झपटेगी, वो कहीं भी हो, जंगल हो, घर हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, कहीं भी हो, वो क्या करेगी, झपटेगी। पर वातावरण का जब प्रभाव पड़ता है, वातावरण का जब प्रभाव पड़ता है बिल्ली पर, तब क्या हो जाता है, उस प्रभाव के कारण, जो वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है जाति विशिष्ट व्यवहार में, उस प्रभाव के कारण जो झपटने का जो ढंग है, क्या चीज, ढंग, जो झपटने का ढंग है, जो पकड़ने का ढंग है, झपटने का, पकड़ने का, जो पकड़ने का, झपटने का जो ढंग है, उस ढंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है वातावरण के प्रभाव के कारण, वो झपटने का ढंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अनुवांशिकता का। तो अनुवांशिकता क्या होता है, ये रीजनरेशन चलते आता है, उसके दादाजी, दादाजी बाद उसके पापाजी, पापाजी बाद बेटाजी, फिर उसका जो बच्चा होगा उस पे, तो वो अनुवांशिकता के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा इसको, इस पे अनुवांशिकता का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सभी व्यक्ति जब एक ही पर्यावरण में रहते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव सभी पे समान रूप से पड़ेगा, अलग अलग नहीं पड़ेगा। पर अनुवांशिकता, जिसका जो बेटा है, उसका जो बेटा है, उसी के आधार पर उसका प्रभाव पड़ेगा, सब पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अनुवांशिकता को जो है मूल प्रवृत्ति की संज्ञा इसको दी जाती है। मूल प्रवृत्ति की संज्ञा अनुवांशिकता को दी जाती है, किसमें, जाति विशिष्ट व्यवहार में। अगर पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा तो आपको जवाब भी देना है और इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं नेट का एग्जाम। ठीक, तो अनुवांशिकता जो है मूल प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। अब अनुवांशिकता के कारण जो है जाति विशिष्ट व्यवहार का जो अध्ययन होता है, तो या बताइए आप कि जाति विशिष्ट व्यवहार का जो मुख्य रूप से अध्ययन होता है वो किसके कारण होता है, ज्यादातर, मतलब किसका महत्व ज्यादा होता है, पर्यावरण का कि अनुवांशिकता का। तो आपको कहना है अनुवांशिकता का, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, ये बदलती नहीं है, पर पर्यावरण का प्रभाव अलग अलग पर्यावरण में बदल सकता है, सभी व्यक्ति पर समान रूप से पड़ेगा लेकिन प्रभाव बदल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके, मिटा देता हूं पहले मैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए आप लोग। ठीक, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इस पे अध्ययन किया, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। मतलब दो ऐसे जीव थे, ठीक है, तो सबसे पहले मछलियों का पोषण, यानी माइग्रेशन ऑफ फिश,
और दूसरा क्या है? शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, शीत निष्क्रियता को हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है इसको? हाइबरनेशन। शीत निष्क्रियता को कहा जाता है। अब हम लोग मनोवैज्ञानिक हैं, ये दो जाति विशिष्ट व्यवहार का जो है, एक तो मछलियों को प्रदूषण पर किया, ऐसे तो किए हैं बहुत सारे, लेकिन ये दो मुख्य है। ठीक, ये दो मुख्य है जो जाति विशिष्ट व्यवहार का इस पे अध्ययन किए हैं ये लोग, एक शीत निष्क्रियता पर और दूसरा मछलियों का प्रदूषण, यानी माइग्रेशन ऑफ फिश। माइग्रेशन ऑफ फिश, ठीक है। तो मछलियों का प्रदूषण में एक छोटा सा स्टोरी है, आपको सुनना होगा। क्या होता है, एक नदी होती है, ठीक है, एक नदी होती है। इस नदी का जो किनारा होता है, यहाँ पे मछलियां अंडा देती है। क्या देती है? अंडा। उस अंडे से बच्चा निकलता है। क्या निकलता है? बच्चा। वो जो बच्चा होता है उस पे पिगमेंट, PIGMENT, पिगमेंट का, यानी क्या बोलते हैं, रंग द्रव्य जो होता है, वो उस पे मछली का जो बच्चा जब निकलता है ना, तो उस पे कवर चढ़ा रहता है पिगमेंट का, ठीक है, रंग द्रव्य का क्या होता है, परत चढ़ा रहता है। जब ये किनारा पे जब मछली होती है, जहाँ का पानी स्थिर होता है, जब इस पे प्रकाश पड़ती है, तो ये पिगमेंट क्या करती है, उसको प्रकाश को ग्रहण करती है। क्या करती है? प्रकाश को जितना उसको चाहिए ना, उतना वो ग्रहण करती है। इसके बाद जब मछली बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी, तो वो पिगमेंट का जो परत है वो हट जाता है। पिगमेंट का परत क्या हो जाता है? हट जाता है। ये मछलियों का प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं, यानी माइग्रेशन ऑफ फिश के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाता है? ये हट जाता है। अब हटने के बाद क्या हो जाता है कि उसको जो प्रकाश ग्राही होती है, ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, क्योंकि इसको प्रकाश अब डायरेक्ट मिलने लगता है। प्रकाश डायरेक्ट मिलने के कारण क्या होता है, इससे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो एक क्या करती है, इस बहते बहते ना समुद्र का आ जाती है, यहाँ पे समुद्र में आ जाती है। कहाँ जाती है? समुद्र। और समुद्र में आके आने ही नदी का जो मुहाना है वही रहती है, मतलब इसी के आसपास। काहे रहती है यहाँ पे? इसका भी एक रीजन है। क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है यहाँ पे ज्यादा होती है, प्लस में होती है, और यहाँ ऑक्सीजन समुद्र में कम होती है, ठीक है, जिस वजह से। और ये क्या होता है, ये गर्म होता है। ये क्या होता है? गर्म, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, ये ठंडा में होती है। यहाँ पे हम उसी का बारे में बात करें, ठंडा के बारे में, और यहाँ पे क्या होती है? गर्म रहती है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या बताए थे? सबसे पहले यहाँ बताए थे ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है ना। क्या बताए थे? ऑक्सीजन के बारे में। और यहाँ हॉटनेस के बारे में बता रहे हैं, गर्मी के बारे में, ठीक है, हीट के बारे में बता रहे हैं। अब मछली को जो है, जब यहाँ से मछली जब आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे ना 2 से लेकर 3 साल तक लगभग में रहती है। रहने के बाद बड़ा हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। जब परिपक्व हो जाती है तो उसको क्या चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म उसमें ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म जब परिपक्व हो जाती है तो वो क्या करते हैं, नदी के विपरीत दिशा में जाकर, नदी के विपरीत दिशा में जाकर, यानी ऑक्सीजन ज्यादा हो चाहिए इसको, इसीलिए ऐसा करती है। जब 2-3 साल की मछलियां हो जाती है तब नदी के विपरीत दिशा में जाकर, जहां पे स्थिर होता है ना पानी, जहां पानी स्थिर होता है वहीं पे जाके अंडा दे देती है। वो वहीं पे जाके क्या दे देती है? अंडा देती है। तो ये बात क्या बताया था? ये बताया था हासलर तथा लार्सन ने बताया था। क्या बताया था? हासलर और लार्सन। तो कौन मनोवैज्ञानिक थे? हासलर, हासलर और लार्सन। कब बताया था? 1955 में। यही बात बताया वो हासलर और लार्सन ने बताया कि अभी अंडा देती है। तो इसका कहने का मतलब ये था, हासलर और लार्सन ने क्या कहा कि मछली गंध के आधार पे अपने जहां पे जन्म ली है वहीं पे पहुंचकर अंडा देती है।
जन्म के आधार पे, जहां पे जन्म हुआ है, और उस गंध को पहचानते हुए वहां जाती है और अंडा देती है। ये बात हासलर और लार्सन ने कहा। इसी के बाद रेयान ने 1968 में इन्होंने कहा कि मछली जो है जहां पे अंडा देती है, अंडा देने के बाद वो मर जाती है। अंडा देने के बाद क्यों मर जाती है? क्योंकि जब यहाँ रहती है ना, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, यहाँ पे पहुंच के चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने के कारण, यानी स्वस्थ पानी मिलने के कारण, उसका क्या हो जाता है, मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, तो मछलियां का नाम बताना भूल गए आप लोग को। उस मछली का जो है सालमोन नामक, यानी सालमोन जाति का जो मछली है, उस पर ही प्रयोग किया गया, सालमोन जाति का। तो इसका जो हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस इतना बढ़ जाता है, बढ़ के फट जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। यानी जन्म देने के बाद मेटाबॉलिज्म अनियंत्रित होने के बाद ऐसा होता है मछलियां का। ठीक, तो पहला वाला हो गया क्लियर मछलियों का प्रशोषण के बारे में। ठीक, यानी रेयान ने क्या कहा? रेयान ने कहा कि मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस इतना बढ़ जाती है कि जिसके मेटाबॉलिज्म के कारण कि वो अनियंत्रित हो जाती है, यानी फट जाती है, बड़ी हो जाती है हाइपोथैलेमस। और रेयान ने क्या कहा कि गंध के अनुसार से मछलियां वहीं जाके बचवा पैदा करती है। यही बात आपको याद रखना है। किसने कहा था? तो हासलर और लार्सन ने कहा था। कब कहा था? तो 1955 में कहा था। रेयान ने कब कहा था? 1968 में कहा था मछलियां मर जाती है, ले जन्म दे या मर। ठीक है, और तो कौन मछली में? साल्मोन जाति की मछली में ऐसा प्रयोग किया गया था। शीत निष्क्रियता का मतलब साफ शब्दों में कहे तो तुरंत मैं इसको समाप्त कर देता हूं। शीत निष्क्रियता क्या होता है कि जो जानवर होते हैं ना, वे जानवर को ना ठंडा में क्या होता है, भोजन पानी कम मात्रा में मिलता है, जिसके कारण उनको मतलब एनर्जी नहीं मिल पाता है, उनको ज्यादा शक्ति नहीं मिल पाती है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है। ऊर्जा नहीं मिलने के कारण ना उनको ये शीत बर्दाश्त नहीं होता है। तो शीत को काटने के लिए गर्म जगह पे वो चले जाते हैं, और वहां पे गर्म जगह से काट के शीत और वापस चले आते हैं जब खत्म हो जाता है ठंडा तब, और तो फिर अपना भोजन पानी दबा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शीत निष्क्रियता क्या हो गया कि वैसे जानवर जो ठंड के समय में जो शीत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, भोजन पानी की कमी की वजह से शक्तिहीन हो जाते हैं थोड़ा सा, और शक्तिहीन हो जाने के कारण क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करने चले जाते हैं, रहने चले जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, ठंड से बचने के लिए। और जब ठंडा खत्म हो जाती है तो वापस चले आते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता। एक और बात, आप लोग ना शेयर करने सीखिए। शेयर कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू।